बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। हम चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी से अपना टॉपिक का आगाज़ करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहले हम अपने जो लास्ट हमने लेक्चर्स किया था उसके हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम की बात की थी कि प्रोग्राम हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम एक्शन। कि कंप्यूटर को जब भी हम कोई काम करने के लिए देते हैं तो उसको हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं, और जैसे ही वो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर उसके मुताबिक से अपनी इंस्ट्रक्शंस को काम करना शुरू कर देता है। और फिर हमने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम अपने इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस फिर हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारा काम जो है वो परफॉर्म करता है। फिर हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स देखी थी, जिसमें हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन की ज़बान होती है या हार्डवेयर की अपनी ज़बान है जो कि बाइनरी कहलाती है 0 और 1, और एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। जिस तरह ये हमने इंग्लिश के अल्फाज लिखे हुए हैं तो ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा होता है। सोर्स कोड की हमने बात की थी कि जो कुछ हम लिख रहे होते हैं वो हमारे पास सोर्स कोड कहलाता है। ये जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सोर्स कोड है, और कंप्यूटर जो है उसके बाद उसको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यानी 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। हमने जो ये हमारे जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं। 3 किस्म के हमने ट्रांसलेटर्स पढ़े थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर्स। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, आज हम सी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करेंगे, वो वजूहात की वजह से हम सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं उनकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, एक सैम्पल प्रोग्राम की मदद से स्ट्रक्चर को समझेंगे, और किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए जिन जिन स्टेप्स की या जो जो हार्डवेयर हमारे पास काम करता है वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सी बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया था ताकि इसकी इंस्ट्रक्शन को समझना और इसके ऊपर काम करना जो है ये आसान हो जाए। डेनिस रिची ने इसको AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ में 1972 के अंदर इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे डेवलप किया था। ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके लिए प्रोग्राम्स लिखने की ज़रूरत थी, तो डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। सी लैंग्वेज से पहले भी एक लैंग्वेज बी लैंग्वेज थी जिसको केन थॉमसन ने 1969 से 70 के अरसे में इसको डेवलप किया था। तो ये बेसिकली वो बुनियादी लैंग्वेज थी जिसको इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद बी के बाद सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई। तो सी लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्राम्स को जो है वो बनाया गया और उसका स्ट्रक्चर बेहतर किया गया। तो जो इब्तदाई लैंग्वेज थी वो हमारे पास बी लैंग्वेज थी। ये जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं इसको बेसिकली सिस्टम प्रोग्राम्स लिखने के लिए डेवलप किया गया था। सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं बेसिकली आपके पास हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनको हम सिस्टम प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए लिखने के लिए सी को जो है बनाया गया था। तो सी एक ऐसा आपके पास पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम सिस्टम के प्रोग्राम्स या हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 साइंटिस्ट थे, कैरिगन एंड रिची। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सी को डेवलप किया था। तो इन दोनों ने मिलकर इसका नाम K&R शुरू में रख दिया। तो इन दोनों ने अपने अपने नाम के साथ इसको शुरू किया। इसके बाद अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड अदारा है जो तमाम दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाता है, इन्होंने जब इस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज़ किया तो उन्होंने इसका नाम ANSI रख दिया, और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है वो बन गया। तो अब दुनिया में जो सी लैंग्वेज है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पर पढ़ी जाती है और तमाम दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक केन थॉमसन है, इन्होंने बी लैंग्वेज डेवलप की थी। बी लैंग्वेज से बनता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके बाद जो है इसको मज़ीद बेहतर जो है वो डेनिस रिची ने किया था, और इन्होंने सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डेवलप किया था।
अब बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली कुछ अल्फाज का और सिंबल्स का मजमुआ होता है। हम उन अल्फाज को और हम उन सिंबल्स को सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ उसके अंदर हम लिख सकते हैं। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन करती है एक यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में। यानी यूज़र अगर कंप्यूटर को अपनी बात समझाना चाहता है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही अपनी बात हार्डवेयर को समझा सकता है। तो बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो लिख सकते हैं। उसके अंदर आपके पास GW बेसिक, C++, जावा, ओरेकल और बेशुमार हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जिसको हम सीखने के बाद हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी मदद से हार्डवेयर को या कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पहुंचा सकते हैं। अब कुछ खसूसियात हैं सी लैंग्वेज की जिसकी वजह से हम सी लैंग्वेज को सीखते हैं और इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है कन्वीनियंट लैंग्वेज। तो कन्वीनियंट लैंग्वेज से मुराद ये है कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। बाइनरी के अंदर 0 और 1 हमें लिखना पड़ता है और उसके जो कम्बिनेशंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी बजाय हमारे पास इस लैंग्वेज को सीखना हमारे पास ज़्यादा आसान है। आसानी के साथ हम इसको सीख सकते हैं और क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के अल्फाज होते हैं तो इनको समझना और लिखना आसान होता है। और हम इसके अंदर जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, मुश्किल प्रोग्राम्स को भी हम बड़ी आसानी के साथ उसमें हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो मुश्किल प्रोग्राम्स हैं वो भी हम बड़ी आसानी के साथ इसमें हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये कन्वीनियंट लैंग्वेज होती है, इसीलिए हम इस तीन लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं। दूसरी जो वजह है वो उसका है वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। इसका स्ट्रक्चर से मुराद होता है सिंटैक्स। किसी भी जो लैंग्वेज होती है उसके कुछ अल्फाज, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी तरतीब को हम उसका सिंटैक्स कहते हैं। इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल है, आसान है। हम इसको बड़ी आसानी के साथ हम इसके सिंटैक्स को जो है वो लिख सकते हैं और इसके बाद इसके सिंटैक्स को जब अगर आप लिख लेते हैं तो उसको मेंटेन रखना और अगर उसके अंदर आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो उसकी मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा आसान होती है। या आप किसी भी कोड को आपके पास मौजूद हो, आप उसके कोड को बड़ी आसानी के साथ मेंटेन और मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो सिंटैक्स होता है वो एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स मौजूद होता है। फिर जो इसकी तीसरी अहम वजह है वो हमारे पास है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद है कि आपका जो प्रोग्राम है वो मुख्तलिफ़ मशीन्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक इंटेल की मशीन के ऊपर एक प्रोग्राम अपना बनाते हैं और आप उसको किसी दूसरी मशीन इंटेल या मेट्रोला के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपका ये प्रोग्राम बड़ी आसानी से दूसरी मशीन के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर जाता है। हम देखते हैं जिस तरह आपके कोई प्रोग्राम है या कोई सॉफ्टवेयर जो होता है वो मुख्तलिफ़ मशीन्स के ऊपर आप एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा अपनी फ़ाइल सेंड करते हैं और वो दूसरी जगह के ऊपर भी बड़ी आसानी के साथ बग़ैर किसी मुश्किल के रीड आउट हो सकती हैं। तो मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद है किसी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, आप किसी भी मशीन के ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन के ऊपर बड़ी आसानी के साथ वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और दूसरी बात वही आगे कि मशीन इंडिपेंडेंस से मुराद है कि हमें इसके लिए मशीन की लैंग्वेज को सीखना भी ज़रूरी नहीं होता, ना ही हमें मशीन को समझने की ज़रूरत होती है कि मशीन की वर्किंग किस तरह से होती है। तो ये इसकी मशीन इंडिपेंडेंस है। फिर नंबर 4 के ऊपर मॉड्यूलरिटी आ जाती है। मॉड्यूलरिटी से मुराद ये है हम इसके अंदर मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग के और हम उनको डेवलप करते हैं और ये बड़ी आसानी के साथ अलग अलग से आप उसको डेवलप करने के बाद आप उसको एक साथ कंपाइल भी कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक लार्ज प्रोजेक्ट है या बहुत सारे लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे पोर्शंस के ऊपर अपना काम कंप्लीट करने के बाद उन सारे ऑप्शंस को आप इसमें मिला सकते हैं और उसके बाद एक बड़ा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसे मुकम्मल किया जा सकता है। तो यहाँ आपके कुछ मॉड्यूल्स जिस पे आप पहले ही काम कर चुके हैं उनको आप किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो इसके नंबर 5 है इसमें केस सेंसिटिविटी है। केस सेंसिटिव से मुराद है इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। ये अपर केस और लोअर केस के में डिफरेंशिएट करता है। आपने हमारे पास जितने भी सी लैंग्वेज है इसके सारे के सारे जो अल्फाज हैं वो सारे लोअर केस के अंदर छोटी ABC में ही लिखे जाते हैं। तो जिससे इस प्रोग्राम को लिखना कन्वीनियंट हो जाता है और डिफरेंशिएट हो जाता है कि आपके पास ये जितने भी अल्फाज हैं ये सारे के सारे सी लैंग्वेज के अल्फाज हैं। तो ये जो हमारे पास कीवर्ड्स कहलाते हैं या रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे लोअर केस के अंदर ही लिखे जाते हैं।
फिर हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल आ जाता है। हार्डवेयर कंट्रोल से मुराद ये है कि ये लैंग्वेज क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम्स को लिखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तो आप इसकी मदद से हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हम अपने हार्डवेयर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सी लैंग्वेज की मदद से आप अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप एक माउस है, एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे आप हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक किया तो प्रिंटिंग के टास्क तो परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रोग्रामिंग की मदद से आप हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्टॉप करना या उससे कोई और काम लेना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके से हम हासिल कर सकते हैं। तो हम हार्डवेयर के लिए इसको प्रोग्रामिंग भी इसके साथ कर सकते हैं। फिर जो नंबर 7 पे है, ये आपके पास ज़्यादा बड़ी इसके ज़्यादा अल्फाज नहीं है। स्मॉल लैंग्वेज से मुराद है इट हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स। तकरीबन 32 के अल्फाज हैं जिनको हम सीखेंगे, और उनको इस्तेमाल करने के बाद आप इस लैंग्वेज पे कम्प्लीटली काम कर सकते हैं। और ये जो अल्फाज हैं इनमें से ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वही इंग्लिश के लाइक की तरह के अल्फाज हैं जिनको हम अपनी रूटीन में इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर भी इस लैंग्वेज में भी इन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। तो ये ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज भी नहीं है। फिर नंबर 8 के ऊपर आ जाता है हमारे पास फास्ट कोड जनरेशन। इससे मुराद ये है कि आपके पास जो हमारे पास कंपाइलर है इसका, वो इसके कोड को बड़ा तेज़ी के साथ जनरेट करता है और बहुत थोड़े टाइम में ये एग्जीक्यूट भी हो जाता है। आप अपने जब कोड को लिख के इस कंपाइलर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास विद इन सेकेंड्स जो है आपके पास वो कंपाइल भी हो जाएगा, यानी वो सारा का सारा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट भी होगा, और इसके साथ साथ वो सारा का सारा जो आपके पास है वो एग्जीक्यूट भी बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें आसानी प्रोवाइड करते हैं, और इस लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, और इसकी वजह से हम सी लैंग्वेज को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं सी लैंग्वेज का। जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इस कॉल्ड स्ट्रक्चर। जिस तरीके से, जिस अंदाज से हम सी प्रोग्राम को लिखते हैं वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। और बेसिक स्ट्रक्चर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर ये 3 हिस्से, हर प्रोग्राम के अंदर ये तीनों हिस्से लाजमी शामिल होंगे, और इन तीनों चीज़ों को हम शामिल करने के बाद हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप जिस भी प्रोग्राम को देखेंगे आपको ये तीनों चीज़ें हमेशा उसके अंदर इसी तरतीब से ही मिलेंगी। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है वो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास जो मेन फंक्शन आ जाता है, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास प्रोग्राम बॉडी आ जाती है। अब हम इसको आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नज़र आ रहा है। ये जो पहली लाइन है हैश इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, और stdio.h ये हमारे पास एक फ़ाइल है, लाइब्रेरी फ़ाइल है, इसको हमने इसके साथ शामिल किया। तो ये जो हमारे पास है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेस का मतलब होता है जो पहले ही प्रोसेस किया जा चुका हुआ हो। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो जानती हैं कि इसने क्या काम परफॉर्म करना है। इसकी जो मिसाल है वो हम इसी तरह से ही देख सकते हैं। जिस तरह आपके पास कोई बटन होता है, आप सेव के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेव के बटन पे क्लिक होने के साथ ही जो पीछे एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारे पास जो एक्शन होता है वो बेसिकली प्री प्रोसेस्ड होता है। इसी तरह जब आप प्रिंटर के बटन के ऊपर प्रिंट का जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो प्रिंट का प्रोसेस हो रहा होता है वो सारा उसके पीछे पहले से ही जो प्रोसेस है वो लिखा जा चुका हुआ होता है। तो ये प्री प्रोसेसर बटन्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपने लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी हमारे पास ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बेसिकली कंपाइलर को जो है वो जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट्स।
ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर हमारे पास फाइल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और वो जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो डेफिनेशन है वो उसके अंदर लिखी गई होती है। तो इसको हम हमेशा हैश के सिंबल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम हम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम को हम हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से ही स्टार्ट करते हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आता है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ये हमारे पास जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम उसको मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, और हर प्रोग्राम के अंदर इस मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। और जैसे ही आपका प्रोग्राम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहला प्री प्रोसेसर है वो मेन फंक्शन को ही तलाश करता है, और मेन फंक्शन के बाद ही प्रोग्राम जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका अगर ये मेन प्रोग्राम, अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखते तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो होगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी आपको वो बाइनरी के अंदर तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप उसका रिज़ल्ट देख रहे होंगे तो आपको वो रिज़ल्ट वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो मेन फंक्शन लिखना हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ओपन ब्रेस कहलाती है। ये इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ से आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारे पास ज़रूरी होता है इसको ब्रेस को लगाना। तो वाइड के बाद ये इसकी बॉडी कहलाती है, ये ओपन ब्रेस है, और यहाँ पर आपको ये क्लोज ब्रेस नज़र आ रही है। तो ये जो ओपन और क्लोज ब्रेस के दरमियान में जो कुछ लिखा गया है ये बेसिकली इसकी बॉडी है। इसके बाद हमारे पास इस ओपन ब्रेस के बाद हम प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये बेसिकली वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। इन दो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, और इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बेसिकली हम इस प्रोग्राम को देना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम प्रिंट एफ मतलब हम स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये स्क्रीन के ऊपर हमें हेलो वर्ड जो है वो लिखा हुआ दिखाएगा। और यहाँ पर इसके बाद जो हमारे पास है लास्ट लाइन, वो हमारे पास क्लोज ब्रेस है। यहाँ पर आपके पास जो इनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, इस वक्त हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है। ये स्टेटमेंट्स एक भी हो सकती हैं और बहुत सारी लाइनों पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं। तो जैसे ही आप अपनी स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद हम इसको क्लोज ब्रेस लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि मेन की जो बॉडी है यहाँ पर क्लोज हो गई है। तो इस ओपन ब्रेस से क्लोज ब्रेस के दरमियान में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती जाती हैं। तो इन ब्रेसेस को लगाना भी जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। ये जो हमारे पास आपको ये दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ये लगाना ज़रूरी होती हैं। ये आपके पास एंगल ब्रैकेट्स कहलाती हैं, और इनको लगाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारे पास आप यहाँ पर प्रिंट एफ में देख रहे हैं, ये जो जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो इसके इर्द गिर्द आपको ये डबल कोटेशन नज़र आ रहे हैं। ये डबल कोटेशन लगाना भी लगाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास डबल कोटेशन है। इसके अलावा आपको लाइन के एंड के ऊपर ये सेमीकोलन नज़र आ रहा है। सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेटर। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। टर्मिनेटर से का वही काम होता है जो हमारे पास इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप का काम होता है, कि जब हमारे पास एक अपनी बात ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो आपकी बात ख़त्म होगी। इसी तरह प्रिंट एफ में सेमीकोलन जो होता है ये फुल स्टॉप का काम कर रहा होता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। जिसके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमने सबसे पहले बात की थी, इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो हमारे पास मेन फंक्शन का है वो दूसरी है, और जो हमारे पास तीसरा है वो आपके पास जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं ये आपके पास तीसरा हिस्सा है। तो ये तीनों जो है मिलके आपके प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट करते हैं, और ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। जब भी आप सी प्रोग्राम को लिखने लगेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है, और कुछ जो है वो कंप्यूटर ख़ुद परफॉर्म कर रहा होता है, और उनका जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास काम है वो हम क्या करते हैं, वो हम क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रोग्राम अगर आप पहली दफ़ा लिख रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे, और अगर आपने पहले से ही एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर कोई एडिटिंग कर सकते हैं। और या किसी प्रोग्राम को में आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई वेरिएबल तब्दील करना चाहते हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो राइटिंग, एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग ये हमारे पास जो है पहला स्टेप होता है। अब इसके लिए आप जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटपैड के ऊपर आप अपना कोई भी प्रोग्राम जो है वो लिख लें, उसको प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। और इसके अलावा हमें जो है नोटपैड के अलावा कंपाइलर्स अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पर टर्बो सी का कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे, और ये आपको एक
सोर्स कोड लिखने के लिए आपको एक जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो कंपाइलर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप इसको नोटपैड पे लिखना चाहते हैं तो आप उसको नोटपैड पे भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जैसे ही आप अपना पहला, जैसे हमने अभी लास्ट पहला प्रोग्राम लिखा था, तो आपके पास प्रोग्राम लिखने के बाद हम जो है दूसरा हमारे पास स्टेप होता है वो उस प्रोग्राम को सेव करना होता है। तो आप अपने जो प्रोग्राम हमने लिखा है, जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा है, अब हम उसको डिस्क के अंदर यानी हार्ड डिस्क में या किसी भी आप स्टोरेज डिवाइस के ऊपर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। उसका मकसद ये होता है ताकि हमें बार बार जो है कोडिंग वो ना लिखना पड़े और हम उसको रिपीटेडली उसको इस्तेमाल कर सकें। अब आपने करना ये है कि जब आपने इस प्रोग्राम को सेव करना है तो आपने उसके नाम के साथ .c की एक्सटेंशन इस्तेमाल करनी है। जिसना फॉर एग्जांपल हम पहला प्रोग्राम है उसका नाम हम लिखते हैं first.c, तो फर्स्ट नेम हो गया और .c इसकी एक्सटेंशन हो गई। तो .c के जो नाम से जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी बेसिकली सी प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। तो नोटपैड या वर्ड प्रोसेसर के ऊपर आपने लिखने के बाद हमने उसे फ़ाइल को सेव कर लिया। ये 2 स्टेप्स हो गए। जो यहाँ तक हमारा काम है, इसके बाद कंप्यूटर का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कंपाइलिंग आ जाती है। कंपाइलिंग ऐसी प्रोग्राम हम कंपाइल का मतलब होता है कि ये जो हमने लिखा है, जो भी हमने पीछे अपना प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को लिखा था, वो बेसिकली एक सोर्स प्रोग्राम था। अब कंप्यूटर को हमारे सोर्स प्रोग्राम की तो समझ नहीं आ रही। कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी के अंदर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। तो कंप्यूटर हमारे इस सोर्स कोड को ऑटोमेटिकली 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ये जो स्टेप होता है ये बेसिकली कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो हमारे पास जो कंपाइलर होता है ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम उसको प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करते हैं तो कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को बाइनरी के अंदर उसके ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो आपकी फ़ाइल कम्प्लीटली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी एक अलग से फ़ाइल बन जाती है .obj। तो हमने जो फ़ाइल बनाई थी वो .c के नाम से बनाई थी। तो जब इसकी बाइनरी कन्वर्ट हो जाता है तो कंपाइलर उसकी एक अलग से फ़ाइल .obj एक्सटेंशन के नाम से एक और फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर देता है। तो .c के अंदर हमारी अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जबकि .obj के अंदर जो बाइनरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं वो उस वक्त लिखी गई होती हैं। और अगर आपके पास इसको कंपाइल करने के दौरान में अगर आपके उसमें कोई एरर आ जाता है तो कंपाइलर जो है उसको कभी भी जो कंपाइल उसे नहीं करेगा। एक छोटा सा भी एरर, यानी अगर आप वहाँ पे सेमीकोलन को भी मिस कर देते हैं तो सेमीकोलन भी जो है वो अगर आप मिस कर देते हैं तो उसका भी एरर जनरेट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। दोबारा से आपको सोर्स कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक आप सारे एरर्स कंप्लीट नहीं कर लेते या ठीक नहीं कर लेते तब तक आपकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल नहीं बनती। और जैसे ही आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल भी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है इसका मतलब है आपने सिंटैक्स बिल्कुल ठीक लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास चौथा प्रोसेस है लिंकिंग। ये भी कंपाइलर खुद करता है। तो ये आपके पास कुछ लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ ज्वाइन कर रहा होता है। जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनी थी उसके साथ हमारे पास जो लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं। हमने यहाँ पर स्टूडियो लास्ट स्लाइड में देखा था studio.h बेसिकली STD स्टैंडर्ड और IO इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर बहुत सारे इनपुट आउटपुट के फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास जो हेलो वर्ल्ड है उसको किस तरह से स्क्रीन पे प्रिंट किया जाएगा, ये सारा का सारा उस studio.h की जो लाइब्रेरी फ़ाइल है उसके अंदर ये सारा डिफ़ाइन किया गया है। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल है, जो हम लाइब्रेरी फ़ाइल उसके साथ इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो उसके साथ अटैच कर दी जाती हैं। तो लिंकर यहाँ पर मौजूद होता है। लिंकर जो है वो जो हमारे पास एडिशनल लाइब्रेरी फ़ाइल्स हमारे पास होती हैं, ये उन एडिशनल लाइब्रेरी फ़ाइल्स को हमारी ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ अटैच करता जाता है। और जैसे ही हमारे पास ये लिंकर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनाता है, उसको हम .exe फ़ाइल कहते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले हमने .c की एक्सटेंशन से अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखी। उसके बाद जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया गया तो हमारे पास .obj एक्सटेंशन से दूसरी फ़ाइल बन गई। और जब हमारे पास लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमारे पास .exe जो है वो आपके पास फ़ाइल जो है वो बन गई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बन गई। उसके बाद हमारे पास जैसे ही ये .exe फ़ाइल बनती है तो हमारे पास लोडिंग का सी प्रोग्राम, तो
तो जैसे ही हम ये लिंकिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम को लोड किया जाता है। लोड से मुराद ये है कि बेसिकली हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसको मेमोरी के ऊपर लोड किया जाए। यहाँ पर मेमोरी से मुराद रैम है। जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी चल रही होती हैं, वो बेसिकली आपकी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो रैम से ही एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो किसी भी प्रोग्राम का रैम में आना और रैम में आके उसका एग्जीक्यूट होना ये ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। तो लोडर क्या करता है, हमारी इस एक्जी फाइल को जो इसको हमने डिस्क के अंदर सेव किया था, तो हमारी इस इंस्ट्रक्शन को डिस्क से उठा के रैम के ऊपर लोड कर देता है। और जैसे ही हमारे पास वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तो उसके बाद हमें जो हमारे प्रोग्राम के रिज़ल्ट्स हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोग्राम को लोड करना भी ज़रूरी होता है। और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को लोड करते हैं तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि प्रोग्राम को रन करना, उसके अंदर जो कुछ हमने लिखा था उसके वैल्यूज़ को देखना, वो हमारे पास बेसिकली एग्जीक्यूटिंग ऐसी प्रोग्राम होता है। और ये क्या करता है, जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास प्रोग्राम की, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स जो हैं ये तरतीब से ही होते हैं। यानी सबसे पहले क्रिएट करना, उसके बाद फिर आप अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव, ये दोनों प्रोसेस आपके हैं। इसमें अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो कभी भी वो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। और जैसे ही आपका कंपाइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लिंकिंग, जो इजाफी लाइब्रेरी फ़ाइल्स हैं वो सारी की सारी उसके साथ अटैच हो जाएंगी, जितनी भी आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल की हुई हैं। और लिंकिंग के बाद ये प्रोग्राम को ये जितनी भी आपकी फ़ाइल्स हैं, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो उसने क्रिएट की है, जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट फ़ाइल है, और ऑब्जेक्ट फ़ाइल के अंदर बेसिकली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी हुई हैं, उसको रैम के ऊपर लोड किया जाएगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। इन 6 स्टेप्स की मदद से हमारा जो एक प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये पहले 2 स्टेप्स हमारे करने वाले हैं, बाकी जो आपके पास 4 स्टेप्स हैं ये भी समझना ज़रूरी है कि बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर है, वो हार्डवेयर है, वो उसके साथ किस तरह से डील कर रहा होता है। और अगर किसी भी स्टेज के ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें अंदाज़ा हो सके कि हम किस जगह के ऊपर हमारा प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको भी ठीक तरीके से मैनेज कर सकें। अब ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा। आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से जहन में बिठाना है। इसके जो नाम है ये सारे के सारे आपने जहन में रखने हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, उसके बाद ओपन ब्रेस, प्रोग्राम बॉडी, स्टेटमेंट्स, क्लोज ब्रेस, ये सारे के सारे, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखेंगे या जितने भी प्रोग्राम्स हम इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे आपके पास इसके अंदर ही इस्तेमाल होंगे। और अब इसके बाद जो आपने थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए, वो ये है कि आपने जितने हमने 6 स्टेप्स पढ़े हैं इनको आपने इसका एक फ़्लो चार्ट बनाना है। आपने फ़्लो चार्ट पढ़ा भी होगा, तो आपने इसका एक रफ सा 6 स्टेप्स का आपने एक फ़्लो चार्ट बनाना है, और जिसकी मदद से उसमें आपने छोटा छोटा सा डिफ़ाइन भी करना है कि हर स्टेप के अंदर क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। और एक काम जो आपने करना है वो डिफरेंशिएट करना है लिंकर और लोडर। इसमें हमने पढ़ा था कि लिंकर क्या होता है और हमारे पास लोडर क्या होता है। तो आपने लाइन लगा के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर आपने लिंकर और लोडर के बारे में बात करनी है, लिखना है आपने उसको, और उसके में आपने फ़र्क देखना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आप जो है इंशाल्लाह ताला इस होमवर्क को भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।